हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और आज से हम इस 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ इंडियन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। और इस सेक्शन बी का ये फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर इंक्लूडेड है। फर्स्ट चैप्टर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साइलेंट फीचर्स और प्रेम्बल की बात करेंगे। सेकंड चैप्टर में फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे। और थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। तो इस तरह से ये जो 3 चैप्टर है वो यूनिट फर्स्ट में इन्वॉल्व है। और ये जो यूनिट फर्स्ट है एज यूजुअल 10 मार्क्स कैरी करती है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स है आप सभी के लिए। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब एनफोर्स हुआ था, तो वो एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है, जिसको कि हम एज ए रिपब्लिक डे भी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के फॉर्म में। और इसके अलावा जब ये अडॉप्ट की बात करें कि हमारी जो संविधान सभा बनी थी, जिन्होंने कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को बनाया था, वो उन्होंने कब अडॉप्ट किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को? उन्होंने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। क्लियर? यानी 2 क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारी कंट्री पे कब एनफोर्स हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में। और जब कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब इसे अडॉप्ट किया था, तो 26 नवंबर 1949। क्लियर? 1949 को अडॉप्ट किया था। और जब ये हमारा संविधान बना था उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल आर्टिकल्स थे वो कितने थे? 395 आर्टिकल्स। इसके अलावा इसमें 22 पार्ट्स थे, 1 प्रियम्बल, ठीक है, 1 प्रियम्बल एंड 8 शेड्यूल। यानी जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब इसे अडॉप्ट किया था, और जब हमारी पूरी कंट्री पे 26 जनवरी 1950 को ये एनफोर्स हुआ था, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1 प्रियम्बल, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल क्या थे, एग्जिस्ट करते थे। पर आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो देयर आर 1 प्रियम्बल, 470 आर्टिकल्स, ठीक है, 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड देयर आर 12 शेड्यूल। क्लियर? यानी आज हम बात करें तो 470 आर्टिकल है, 1 प्रियम्बल है, 25 पार्ट्स है और 12 क्या है, शेड्यूल है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे हिंदी में बात करें इसका मीनिंग होता है संविधान, ठीक है। संविधान का जब हम वो करते हैं तो संविधान का मतलब होता है सम यानी समान और विधान यानी लॉ, यानी समान विधान, समान लॉ, यानी ऐसे लॉ जो सबके लिए क्या है, समान है, तो उसको कहते हैं संविधान। इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है जो कि हमारे इंडियंस को प्रोवाइड किया गया है 26 जनवरी 1950 को, ताकि जो गवर्नमेंट है और जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके बीच में जो म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री, यानी किसी भी कंट्री की बात करें तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या होता है, दैट इज़ द कलेक्टिव फिलोसफीज ऑफ फेथ, बिलीफ एंड बेसिक इटर्नल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल ऑफ ए कंट्री। यानी उस कंट्री के जो भी फिलोसफीज़ हैं, फेथ है, बिलीफ है, या जितने भी वैल्यूज़ हैं जिनमें कि उस कंट्री के लोग हैं वो बिलीफ यानी विश्वास रखते हैं, उन सब का जो कलेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। द एम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वॉज टू स्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे यानी जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के, उनका मेन एम क्या था? उनका एम ये था कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा संविधान बनाए जो कि एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश कर सके। They have explained the ideals of the Constitution in the preamble of the Constitution to achieve this goal। और ये जो गोल है, ये जो भी आइडियल्स हैं, उन सारे आइडियल्स को उन्होंने प्रियम्बल में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, अचीव करना है। यानी एक तरह से जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, यानी पूरे के पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रियम्बल है, ये देख सकते हैं ये प्रियम्बल है जो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन आइडियल्स है, जो मेन गोल है, उसको क्या करती है, उसको एक्सप्लेन करती है।
Our constitution maker have included the best qualities of the important constitution of the world. और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, जो मेंबर थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उसको इंक्लूड किया है, यानी उनको लेके बनाया है। जैसे हम बात करें तो पार्लियामेंट लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से। हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं यूएसए से। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। इस तरह से वर्ल्ड की जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेस्ट जो एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया गया है। दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड the option of change in the constitution as per the Indian needs and circumstances। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकते। उन्होंने ये ऑप्शन भी प्रोवाइड किया है कि जब भी ज़रूरत होगी तो इंडियन को अपनी नीड्स और सर्कमस्टांसेस यानी अपनी परिस्थिति के अनुसार इस कॉन्स्टिट्यूशन में यानी इन लॉज में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, वो किसी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के किसी भी फेथ, बिलीफ या बेसिक जो इंटरनल वैल्यूज जिन फेथ में, जिन बिलीफ में वहाँ के जो लोग हैं उनको फॉलो करते हैं, उन सब का एक कलेक्टिव फॉर्म होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में है। और ये इसलिए बनाया गया था ताकि एक वेलफेयर स्टेट जो है इस्टेब्लिश किया जा सके। और इस वेलफेयर स्टेट के जितने भी गोल्स हैं, जितने भी आइडियल्स हैं, उन सबको प्रियम्बल में क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ को इंक्लूड करके बनाया गया है। और इसके साथ ही हमारा जो संविधान है उसमें ये ऑप्शन रखा गया है कि जब चाहे तब इंडियंस अपनी नीड्स और अपनी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। और अब तक 101 अमेंडमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए जा चुके हैं। और 101 जो अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था, वो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड था। क्लियर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ए डॉक्यूमेंट दैट took the longest time in the world to prepare. It was prepared in 2 years 11 months and 18 days। क्यों कहा जाता है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बनाने में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको 2 years 11 months और 18 days का टाइम लगा था। तो इस तरह से इसको इतने लंबे समय के डिबेट और क्वेश्चन के बाद बनाया गया था। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। The expression of which fundamental concept shall base has been given in brief in the preamble of the Constitution, which cannot be changed in any circumstances। और जो भी एक्सप्रेशन या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस हैं वो सब किस में दिए गए हैं, प्रियम्बल में लिखे गए हैं। और इनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, किसी भी कंडीशन में जो हमारी प्रियम्बल है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। द आइडियल्स दैट एंश्योर आवर कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल आर द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेन आइडियल्स है वो क्या है, एंश्योर आवर कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। कि हम अपनी कंट्री में क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं और जस्टिस चाहते हैं। और ये सभी इस्टेब्लिश करने के लिए जो रूल्स और जो रेगुलेशन हमें फॉलो करने होंगे वो सब कहाँ पे लिखे हुए हैं, वो सब रिटन फॉर्म में इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, जो कि एनफोर्स हुआ था पूरे इंडिया में 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को हम इंडियंस हैं वो रिपब्लिक डे के फॉर्म में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और 26 नवंबर 1949 को जो हमारी संविधान सभा है उन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसको क्या किया था, उसको अडॉप्ट किया था। और 26 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2015, यानी 2015 का जो ईयर है, जो वर्ष है, उस वर्ष से 26 नवंबर को ईच एंड एवरी ईयर क्या सेलिब्रेट, किस फॉर्म में, किस डे के फॉर्म में हम सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के फॉर्म में। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, जो कि इंडियंस के लिए लिखा गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
तो इस वीडियो में हम इसके 10 पार्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, उनको समझेंगे और उसके नेक्स्ट पार्ट में जो फर्दर जो रेस्ट ऑफ द फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन की कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। फिर लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे लार्जेस्ट क्यों कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। फिर रिटन एंड क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक फीचर्स है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी किस तरह का पार्लियामेंट्री सिस्टम में अडॉप्ट किया गया है। फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं जो स्टेट को गाइड करेंगी। क्लियर। उसके बाद हमारा जो स्टेट है वो कैसा है, सोशलिस्ट है, अडल्ट फ्रेंचाइजी है, ठीक है, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया है। सेकुलर स्टेट इस्टेब्लिश किया गया है एंड डिस्टिंग्विश डॉक्यूमेंट। क्लियर। तो दीज आर द टॉपिक्स जो इनको कि हम इस वीडियो के इस पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान है वो कैसा है, सॉवरेन है। तो सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है, सॉवरेन का मीनिंग होता है सुप्रीम एंड अल्टीमेट पावर, यानी सबसे जो सुप्रीम है, जो एटलीस्ट जो लास्ट पावर है वो किसके पास है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये पॉपुलर सॉवरेनिटी पे बेस्ड है। इट मीन्स इट इज़ मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया है, पीपल ऑफ इंडिया ने, भारत के लोगों में। इसलिए जो सुप्रीम पावर है वो भी किसके पास एग्जिस्ट करेगी, इन द पीपल ऑफ इंडिया। यानी जो अल्टीमेट या सुप्रीम पावर है वो किसको दी गई है, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो दी गई है टू द इंडियंस, टू द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल हैव सोलमेनली रिसॉल्व टू एम्ब्रेस एंड इनैक्टेड, ठीक है, यानी सारी की सारी जो पावर्स हैं इसको रिसॉल्व करने की या इसको एम्ब्रेस करने की, इनैक्ट करने की, ये किसके पास है, द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारे प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी जो सुप्रीम एंड अल्टीमेट पावर है वो कहाँ पे है, वो इन द हैंड्स ऑफ पीपल। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा संविधान कैसा है, सॉवरेन है, यानी अल्टीमेट पावर है इसको चेंज करने की, इसको इनैक्ट करने की, इसको सॉल्व करने की, वो किसको दी गई है, टू द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर। फिर सेकंड फीचर्स है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है उसको लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अदर कंट्रीज़ के यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं और वहाँ पे अपना जो कंट्री का है वो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और पर्टिकुलर ईच एंड एवरी जो स्टेट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। लेकिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों के जो फंक्शन है, दो पावर है, वो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, लार्जेस्ट है। कनाडा की बात करें तो उसमें 147 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल्स हैं एंड साउथ अफ्रीका में 153 आर्टिकल्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, एनफोर्स किया गया था, उस समय 1 प्रियम्बल, ठीक है, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, ये 8 होगा, 8 शेड्यूल थे एंड 5 क्या थे, अपेंडिसेस थे। पर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 1 प्रियम्बल, 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल हैं। क्लियर। इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें अब तक 101 यानी 101 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। 101 जो अमेंडमेंट था रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड था और इस तरह से जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यू, इस तरह से जो अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू स्टिल गोइंग, अभी भी हो रही है। जो इंडियन फेडरेशन है दैट इज़ नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट, इस मीन इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी किसी भी स्टेट को इस यूनियन से अलग होने का राइट नहीं है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो रिलेशन है, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसे होंगे इसको डिस्क्राइब किया गया है इन डिटेल्स में इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट्स है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सिस्टम है, उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया है ताकि वो गवर्नमेंट को गाइड करेगी कि वो एक वेलफेयर स्टेट है वो इस्टेब्लिश कर सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो ऐसे रूल और लॉज बनाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, वेलफेयर हो। इसके अलावा 101 अमेंडमेंट किए जा चुके हैं सिंस 1950 और सबसे पहला अमेंडमेंट है वो 1950 में किया गया था। क्लियर। तो दैट्स वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। द नेक्स्ट फीचर इज रिटन एंड क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन।
तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन एंड क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक रिटन एंड अनरिटन। तो ब्रिटेन की यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो अनरिटन फॉर्म में है, जबकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखा गया है और इसे किसने तैयार किया था? द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी एक हमारी संविधान सभा बनी थी और उन लोगों ने ये जो हमारा संविधान है उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तैयार किया था, लिखा था। और इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में उन्हें जो टाइम पीरियड लगा था दैट वाज 2 years 11 months and 18 days। क्लियर। इसके साथ साथ ही इसमें जो अमेंडमेंट है वो किए जाने का प्रोविज़न है, ऑप्शन है, ताकि जो नीड्स या सर्कमस्टेंसेस है कंट्री की उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज किया जा सके। तो इस तरह से ये एक रिटन और जो है क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। और अब तक कितने टोटल अमेंडमेंट किए जा चुके हैं? 101, ठीक है, टिल डेट तक। और ये हमारी प्रियम्बल है और प्रियम्बल हमारी स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वी द पीपल ऑफ इंडिया जो ये वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो सॉवरेन पावर है वो किसके पास है? द पीपल ऑफ इंडिया के पास। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दैट इज प्रियम्बल। कि प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल को हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 1946 को जब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसकी 3rd मीटिंग हुई थी, तो उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो रिप्रेजेंट किया था, जिसे कि 22 जनवरी 1947 को बिना किसी डिबेट्स के एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें जो गोल्स लिखे हुए थे, जो आइडियल्स थे, वही सारे आइडियल्स को इंक्लूड करके हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें मेंशन किया गया है। यानी हमारे जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, गोल्स क्या होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के, वो किसमें लिखा गया है? प्रियम्बल में। यानी एक तरह से जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो हमारे ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके बारे में बताती है। तो जिस तरह से यदि हम बात करें, जो हमारा बुक होती है, कोई भी बुक होती है, उस बुक के जो स्टार्टिंग के जो भी जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन चैप्टर्स की हेडिंग और यूनिट वाइज नेम दिए गए रहते हैं। तो वो जो यूनिट या जो हेडिंग होती है चैप्टर की, वो ये बताती है कि इस बुक में हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है या उनको पढ़ना है। तो उसी तरह से जो हमारी प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से गोल्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें कि हमें फॉलो करके क्या करना है? अचीव करना है, ऑब्टेन करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक मेंबर थे के.एम. मुंशी, और के.एम. मुंशी ने जो प्रियम्बल है उसे क्या कहा है? द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यदि जिस तरह से एक इंसान की जो जन्म कुंडली होती है, जो हॉरोस्कोप होता है, उसको पूरे जीवन का जो भी फ्यूचर होता है उसको डिस्क्राइब करता है, उसी तरह से जो हमारी प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का क्या है? हॉरोस्कोप है। यानी हमारे संविधान में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या हमें ऑब्टेन करना है, अचीव करना है, इसके बारे में हमें प्रियम्बल को देख के ही पता चल जाता है। इसलिए उन्होंने हमारा जो प्रियम्बल है उसको द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है। इसके अलावा प्रियम्बल में क्या क्या गिवन है? तो सॉवरेनिटी किसके पास है? द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के पास। हमारे जो स्टेट है, हमारा जो देश है इंडिया है, उसका नेचर कैसा है? तो सॉवरेन होगा। सॉवरेन मतलब कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल जो है वो प्रेशर नहीं होगा किसी अदर कंट्रीज का, कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम क्या है? फ्री है। सोशलिस्ट है, यानी इक्वालिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो सोशलिस्ट है वो कम्युनिज्म नहीं है, हम डेमोक्रेटिक जो सोशलिस्ट है स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक। फिर आइडियल्स ऑफ स्टेट क्या होंगे कि स्टेट के क्या आदर्श है, क्या स्टैब्लिश करना चाहता है? तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रियम्बल में लिखा हो गया है। और इसके अलावा वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो वर्ड प्रियम्बल जिससे स्टार्ट होती है, ये क्या दिखाती है कि जो सॉवरेन पावर्स है, यानी जो अल्टीमेट या सुप्रीम पावर्स है, वो किसके पास है? इन द हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर। द नेक्स्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, कि हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको अडॉप्ट किया गया है। और ये किस पे बेस्ड है? ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट पे बेस्ड है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट का बेस क्या है? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। ठीक है, इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री की बात करें यानी हमारे संसद की बात करें तो वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी यानी जहाँ पे लेजिस्लेशन यानी जो नियम है, लॉज है, वो क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। और हमारा इंडिया है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है? रिपब्लिक का मीनिंग ये होता है कि जो भी हमारा इंडिया का जो हेड होगा उसकी जो पोस्ट होगी वो हेरिडिटरी के थ्रू उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द
पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे इलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वह हिरार्किकली नहीं है, वंशानुगत नहीं है, वंश के अनुसार नहीं है, उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लॉज बनाती है। द पार्लियामेंट इज कंपोज, जो पार्लियामेंट है वो किस किस से कंपोज हुई, किस किस से मिलकर बनी है, तो प्रेसिडेंट जो कि उसका क्या होता है, हेड होता है, और 2 हाउसेज, द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है, 2 हाउस होते हैं जिसको बाई कैमरल कहते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। क्लियर। द प्रेसिडेंट एंड इज पावर टू समन एंड पोस्टपोन अदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी हाउस को पोस्टपोन कर सकता है, उसको समन यानी उसकी मीटिंग को कॉल कर सकता है, और इसके अलावा जो पार्लियामेंट की जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर सकता है। क्लियर। ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दीज पावर्स ओनली अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट ये जो सारे काम है, सारी जो फंक्शन है, वो किसकी हेल्प से, किसकी एडवाइस से परफॉर्म करेगा, विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, उसकी एडवाइस से प्राइम प्रेसिडेंट है वो अपनी पावर्स को क्या करता है, यूज करता है। It means the president is only a constitutional head, while the real powers are enjoyed by the cabinet। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी नाम मात्र का जो होता है, ठीक है। तो रियल पावर की बात करें तो रियल पावर किसके पास होती है, पीएम और उसकी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। क्लियर। द एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और जो एग्जीक्यूटिव होती है यानी प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, जिसको कि एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेशन के टुवर्ड, यानी किसी एक के भी अगेंस्ट में यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो यदि पास हो जाता है तो ओवरऑल जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसको रिजाइन करना पड़ता है। द कैबिनेट हैज़ टू रिजाइन ऑन लूजिंग कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। यदि कैबिनेट ने अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो विश्वास प्रस्ताव मत है वो खो दिया है तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ता है। इन दिस सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर हैड द कैबिनेट, और जो कैबिनेट के हेड है वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और एक्चुअल पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक्चुअल पावर है वो किसको प्रोवाइड की गई है, प्राइम मिनिस्टर को, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। Along with the center, the parliamentary system has been followed in the state also where the governor is the head of the state। जिस तरह से सेंटर में पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है, सिस्टम है, उसको इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका कि हेड प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह से जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया गया है, और स्टेट में जो हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर। क्लियर। द नेक्स्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ की बात करें तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू 1235 डिस्क्राइब्ड है। ठीक, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमें 7 फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी का जो अधिकार है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स से हटाकर लीगल फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से अब हमारे पास कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डिस्क्राइब है। क्लियर। इसके साथ ही 86 अमेंडमेंट हुआ था इन दिसंबर 2002, ठीक है, जिसको कि पास किया गया था 2009 में, और इसी के साथ 1 अप्रैल 2010 को प्राइमरी एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसमें शिक्षा का जो अधिकार है यानी प्राइमरी एजुकेशन का जो राइट्स है उसको फंडामेंटल राइट्स कन्वर्ट किया गया था ऑन 1 अप्रैल 2010। 42nd अमेंडमेंट की बात करें जो कि 1976 में हुआ था, तो उसके थ्रू हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइड की गई थी इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 44th अमेंडमेंट 1978 में इंक्लूड की गई है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गार्जियन एंड पेरेंट्स कि वो ईच एंड एवरी जो चाइल्ड है उसको क्या करें, स्कूल भेजें, यानी उसको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने में उसकी हेल्प करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी है उसे रिमूव करके, फंडामेंटल राइट से रिमूव करके लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टू द इंडियन
इंडियन सिटीजन्स। जो 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसको कि 1 अप्रैल 2010 में अप्लाई करके जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बाय द स्टेट्स। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड की गई थी, और उसके बाद से जो 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इंक्लूड की गई है बाय द 44th अमेंडमेंट 1978। क्लियर। तो 42nd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट दोनों अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट आते हैं तो वो आपको अच्छे से याद करने हैं। द नेक्स्ट फीचर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम बात करते हैं तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को है इंक्लूड किया गया है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का फीचर है वो कौन सी कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया है, वो किया गया है आयरलैंड से। क्लियर, आयरलैंड से। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 to 51। क्लियर, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिफाइन करता है। और ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी दीज आर द डायरेक्शन फॉर द स्टेट, यानी गवर्नमेंट या स्टेट को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो जो भी रूल बनाए तो इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखें। क्यों रखें, ताकि जब वो इन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, तो इससे ज़्यादा जो लोग हैं उनका क्या होगा, वेलफेयर होगा। तो इस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करके जो वेलफेयर स्टेट है उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो नॉट जस्टिफिकेबल है। नॉट जस्टिफिकेबल का मतलब यदि कोई भी स्टेट इन पॉलिसीज को, इन डायरेक्शन को यदि लॉज बनाते समय फॉलो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो किसी भी कोर्ट में उसके अगेंस्ट में हम अपील नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ उन्हें गाइड करने के लिए है, क्योंकि कई बार स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो इन जो डायरेक्शन है उनको पॉलिसीज में क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। दैट्स वाई जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो जस्टिफिकेबल नहीं है, यानी यदि इनका वायलेशन होता है तो इसके अगेंस्ट में हम किसी भी कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। जबकि फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट जस्टिफिकेबल है। यदि किसी भी इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और उनके अपील के अगेंस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स क्या करता है, इशू करता है। द नेक्स्ट फीचर इज सोशलिस्ट स्टेट, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा स्टेट है उसको कैसा बनाने की कोशिश की गई है, सोशलिस्ट स्टेट। ठीक है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 में, तो उस समय हमारे प्रियम्बल में ये वर्ड नहीं था। जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उस समय हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड हैं वो इंक्लूड किए गए। फर्स्ट वाज सेकुलर, ठीक है, सेकुलर, सेकंड सोशलिस्ट, and the third was integrity। क्लियर, यानी 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड इंक्लूड किए गए थे, सेकुलर, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन एम है, मेन आइडियल क्या है कि इंडिया जो है वो एक ऐसा स्टेट होगा, वो डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक होगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो किसके थ्रू रन होगी, बाय द पीपल ऑफ इंडिया। सोशलिस्ट का मतलब है कि यहाँ जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड जो भी इकोनॉमिकल जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सोशलिस्ट वर्ड को इंक्लूड करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी जो इंडिया है उसको एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक में कन्वर्ट करना चाहता है। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, और ये हमारी इंडियन पॉलिटी को एक न्यू डायरेक्शन देता है। क्या देता है कि इसके बिहाफ पे किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और किसी भी तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको क्या किया जाएगा, उसका एंड किया जाएगा। जो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है या इनकम है, उसका सोसाइटी में कैसा होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हमारा जो सोशलिस्ट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, यानी पॉलिटिकल के साथ इकोनॉमिक पावर है वो प्रोवाइड करना चाहता है इंडियन सिटीजन्स को। द नेक्स्ट फीचर इज अडल्ट फ्रेंचाइजी। अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द पर्सन जो भी 18 ईयर्स है या अबव 18 ईयर्स है उन्हें राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया है, कि ईच एंड एवरी जो सिटीजन्स है जो कि 18 साल का या 18 साल से ऊपर की एज का है तो उसे राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, और इससे पहले जो राइट टू वोट की एज थी वो कितनी थी, 21 ईयर्स थी,
लेकिन 61st जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में, उसमें जो राइट टू वोट की एज है वो 21 ईयर से रिड्यूस करके कितनी कर दी गई है, 18 ईयर्स। इस तरह से ईच एंड एवरी सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को अडल्ट फ्रेंचाइजीज है वो प्रोवाइड की गई है, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी किसी भी तरह का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ईच एंड एवरी पर्सन को ये राइट है कि वो उसके पास क्या है, राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट है सेकुलर स्टेट। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, ये 3 वर्ड है वो हमारे प्रियम्बल में इंक्लूड किए गए थे। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस समय हमारे प्रियम्बल में ये तीनों वर्ड नहीं थे। तो प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 में सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी 3 वर्ड इंक्लूड किए गए हैं। तो आर्टिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर, तो सेकुलर का जो मीनिंग है वो आर्टिकल 25 में डिफाइन किया गया है कि जो इंडिया है उसका कोई भी अपना एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं होगा, यानी इंडिया का कोई भी एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन है वो क्या है, फ्री है टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रिलीजन, यानी किसी भी तरह का रिलीजन है उसको कोई भी क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। हमारे स्टेट ने किसी भी एक रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट नहीं किया है। रिलीजन के मामले में जो इंडिया है वो कैसा है, न्यूट्रल है, यानी वो किसी भी रिलीजन के इंटरनल जो मैटर्स होते हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इस बिहाफ पे किसी भी इंडियंस हैं उसके साथ रिलीजन के बिहाफ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। और ये जो वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इंक्लूड किया गया था, सेकुलर। और इस तरह से हमारे इंडिया को कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि दूसरी कंट्री यानी पाकिस्तान की बात करें तो उनका जो ऑफिशियल रिलीजन है वो क्या है, वो है इस्लाम। यदि यूएसए की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ का जो ऑफिशियल जो स्टेट रिलीजन है वो क्या है, क्रिश्चियनिटी। इस तरह से हमारा जो इंडिया है वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है, डाइवर्सिटीज़ हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, इसलिए किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो स्टेट रिलीजन है वो अडॉप्ट नहीं किया गया है। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को समझा, फंडामेंटल राइट्स को जाना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जाना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ा, प्रियम्बल के बारे में पढ़ा, ठीक है। इस तरह से हमने इसमें 10 जो फीचर्स है उनको कंप्लीट किया है। जो रेस्ट ऑफ द फीचर्स हैं उनको हम इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इन टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।